दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत के दूसरे अध्याय व्यापार से साम्राज्य तक के बारे में। दोस्तों यह इस अध्याय की दूसरी वीडियो है, पार्ट 2। और इससे पहले वाले पार्ट के अंतर्गत हम भारत में बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के युद्धों के सिलसिले को देख चुके हैं। दोस्तों इस पार्ट 2 में हम देखेंगे कि बंगाल से अलग भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या गतिविधियां थी और कैसे व्यापार से साम्राज्य के बीच का सफर उन्होंने तय किया। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए आपसे यह भी अनुरोध है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आप इस विषय की विषय वस्तु को समझ सकें। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज की क्लास व्यापार से साम्राज्य तक। दोस्तों एक बार बंगाल में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत की स्थापना हो गई और उन्होंने प्लासी के युद्ध में और बक्सर के युद्ध में जीत हासिल करके बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी को प्राप्त कर लिया तो भारत में उनके हौसले बहुत बुलंद हो गए। उसके बाद उन्होंने भारत के अधिकांश क्षेत्रों के ऊपर अपना शासन स्थापित करने के बारे में सोचा, लेकिन भारत में कंपनी ने कभी भी उन स्थानों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश नहीं की जहां उनके हितों को कोई नुकसान नहीं था। इसी से संबंधित जो पैराग्राफ है उसका नाम है कंपनी का फैलता शासन। दोस्तों जिन स्थानों पर कंपनी को कोई भय नहीं था कि किसी राज्य के शासक से उनके हितों को कोई नुकसान है, वहां उन्होंने अप्रत्यक्ष दबाव की नीति को अपनाया और इसके लिए उन्होंने भारतीय शासकों के दरबारों में अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त किया जिन्हें रेजिडेंट्स कहा जाता था। बक्सर की लड़ाई के बाद अनेक भारतीय शासकों के दरबारों में रेजिडेंट्स को नियुक्त किया गया और इन रेजिडेंट्स की नियुक्ति वैसे तो राजनीतिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों के साथ की जाती थी, परंतु जो इनकी मुख्य भूमिका होती थी वो एक राजनीतिक भूमिका निभाना होता था, क्योंकि धीरे धीरे राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय खुद ये रेजिडेंट्स लेने लगे। उदाहरण के लिए राजा के बाद किस व्यक्ति को राजा बनाया जाएगा, किस व्यक्ति को किस महत्वपूर्ण पद पर आसीन किया जाए, इस तरीके के जो महत्वपूर्ण फैसले थे वो राजा ना लेकर अब इन रेजिडेंट्स के द्वारा लिए जाने लगे या इन रेजिडेंट्स का इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप होने लगा। तो इस प्रकार भारतीय शासकों के दरबार में जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रेजिडेंट्स नियुक्त किए गए वो एक तरीके से भारतीय शासकों की छिनती हुई ताकत और ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में बढ़ते हुए प्रभाव को दर्शाता है। तो रेजिडेंट्स के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिना युद्ध लड़े ही भारतीय शासकों के दरबार में उनके राज्यों में हस्तक्षेप करने की नीति शुरू कर दी। दोस्तों भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय विस्तार का, जिसके द्वारा उन्होंने एक साम्राज्य की स्थापना की, सहायक संधि भी एक महत्वपूर्ण हथियार था। ये जो सहायक संधि थी इसकी शुरुआत भारत में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले के द्वारा की गई थी, लेकिन अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली ने इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। रिचर्ड वेलेस्ली ने सन 1798 से लेकर 1805 के बीच इस सहायक संधि को अपना औजार बनाया भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करने के लिए। लेकिन दोस्तों सवाल उठता है कि आखिर ये सहायक संधि थी क्या और कैसे इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बनाया, एक उसका विस्तार किया। दोस्तों सहायक संधि एक ऐसी व्यवस्था थी कि जो कोई भी भारतीय शासक इस सहायक संधि के ऊपर हस्ताक्षर करता था वह इस बात को मान लेता था कि अब वह अपने दरबार में, अपने राज्य में अपनी कोई सेना नहीं रखेगा, बल्कि अपनी सैनिक आपूर्तियों के लिए अब वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर निर्भर है और जब कभी उसको आवश्यकता होगी सैनिकों की तो यह सेना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके लिए उस शासक को सहायक सेना रखने के लिए एक सहायक राशि देनी होती थी और यह राशि हमेशा दी जाती थी। यदि कोई भारतीय शासक इस सहायक राशि को देने से चूक जाता था तो उसका राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था।
हैदराबाद और मैसूर राज्य के बड़े हिस्से को इस सहायक संधि के आधार पर भी ही शुरुआती रूप से अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। दोस्तों, यदि हम उन राज्यों के ऊपर दृष्टिपात करें जिनको सहायक संधि के अंतर्गत अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था, तो इनमें हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार एवं भोसले और सिंधिया शामिल थे। इनके जो राज्य थे वो शामिल थे। और अन्य राज्यों में जो राजपूताना यानी कि राजस्थान से संबंधित थे, उनमें जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी और भरतपुर, ये वो राज्य थे जिनको सहायक संधि का इस्तेमाल करके लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 से लेकर 1805 के बीच ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया। इसके कारण ब्रिटिश साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ और वह एक व्यापारी कंपनी से उठकर एक राजनीतिक ताकत के रूप में उभरने लगी। उभर पहले ही चुकी थी, अब उसकी ताकत को और ज्यादा विस्तार मिलने लगा। दोस्तों, ये वे रेजिडेंट्स और सहायक संधि दो ऐसे हथियार थे जिनके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिना युद्ध लड़े ही अपने साम्राज्य को मजबूत बनाया, उसका विस्तार किया। लेकिन जब कभी ऐसा हुआ कि किसी भारतीय शासक की नीतियां, उसके द्वारा लिए जाने वाले निर्णय अंग्रेजी सरकार के हितों से टकराए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों से टकराए, तो अंग्रेजी कंपनी ने ऐसे भारतीय शासकों के खिलाफ प्रत्यक्ष युद्ध लड़े। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे राज्य थे जिनके साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध लड़े और युद्ध के बाद उनके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। दोस्तों, बंगाल के बाद मैसूर दूसरा ऐसा राज्य था जिसको अंग्रेजों के खिलाफ प्रत्यक्ष युद्ध नीति का सामना करना पड़ा। जो मैसूर है वो आधुनिक दक्षिण भारत में स्थित है और मैसूर में हैदर अली ने एक स्वतंत्र और आधुनिक राज्य की स्थापना की थी। टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने दक्षिण भारत में एक आधुनिक राज्य की स्थापना की थी। समय समय पर मैसूर राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्धों का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और मैसूर राज्य के बीच 4 बार युद्ध हुए। पहला युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ, दूसरा युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ, तीसरा युद्ध 1790 से 1792 के बीच हुआ और चौथा युद्ध 1799 ईस्वी में लड़ा गया। दोस्तों, पहला और दूसरा जो युद्ध था वो हैदर अली के साथ लड़ा गया था, लेकिन 1782 ईस्वी में हैदर अली की मौत हो गई थी। इसीलिए 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर राज्य का शासक बना और उसने अंग्रेजी कंपनी के खिलाफ युद्ध जारी रखा। लेकिन 1784 तक आते आते दोनों पक्ष, अंग्रेज और साथ ही साथ मैसूर के सैनिक, युद्ध से उब गए थे। इसीलिए 1784 में एक संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद सन 1785 में जो निर्णय टीपू सुल्तान के द्वारा लिए गए, उसके कारण परिस्थितियां इतनी ज्यादा विकराल हो गई कि टीपू सुल्तान और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक प्रत्यक्ष युद्ध हुआ। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या किया टीपू सुल्तान ने कि अंग्रेजों के हितों को नुकसान हुआ और उन्होंने टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया। दोस्तों, टीपू सुल्तान भारत का एकमात्र शासक था जिसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना की। उसने फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में अपने राज्य मैसूर में एक स्वतंत्रता के वृक्ष का आरोपण किया था और साथ ही फ्रांसीसियों की मदद से अपने राज्य की सेना का आधुनिकीकरण किया था। उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे। यह बात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा दुखी करती थी, चिंतित करती थी। इसीलिए वो टीपू सुल्तान के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। इसके अलावा यह था कि जो मालाबार तट था वहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काली मिर्च, दालचीनी और लौंग आदि प्राप्त करती थी। लेकिन मालाबार तट जो था वो मैसूर राज्य के नियंत्रण में आता था। सन 1785 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने यह निर्णय लिया कि मालाबार तट से अब इलायची, चंदन की लकड़ी और इलायची का कोई निर्यात नहीं किया जाएगा। और साथ ही उसने अपने राज्य के स्थानीय सौदागरों को जो व्यापार करते थे उनको यह हुक्म भी दे दिया कि वो अंग्रेजी कंपनी के साथ किसी तरीके का कोई व्यापारिक सौदा ना करें। अब दोस्तों, मामला बड़ा पेचीदा था क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगर इस शर्त को मान लेती तो उससे उनके व्यापारिक हितों को नुकसान होता। आफ्टर ऑल उनका जो प्राथमिक उद्देश्य भारत में था वो लाभ कमाना था और इसकी शुरुआत उन्होंने व्यापार से की थी। और टीपू सुल्तान ने जब इस निर्णय को 1785 ईस्वी में लिया तो इसने
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी तरीके से चिंतित कर दिया, क्योंकि एक तो टीपू सुल्तान के उनके शत्रु फ्रांसीसियों के साथ संबंध थे, दूसरा उसने ऐसा निर्णय लिया जिसके कारण कंपनी के व्यापारिक हितों को नुकसान होने लगा। इसीलिए 1785 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों के साथ और हैदराबाद के निजाम के साथ एक संधि की और टीपू सुल्तान के खिलाफ एक मोर्चे का निर्माण किया। इस मोर्चे के परिणाम स्वरूप सन 1790 में टीपू सुल्तान के खिलाफ तीनों ने युद्ध का बिगुल बजा दिया और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की बुरी तरह हार हुई। कहा जाता है कि इस युद्ध में हार के परिणाम स्वरूप युद्ध का हर्जाना टीपू सुल्तान के मत्थे मर दिया गया। उसको 3 करोड़ रुपए युद्ध की आपूर्ति के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देने थे और जब तक कि वह इस धनराशि की आपूर्ति करता तब तक उसके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया। साथ ही मैसूर राज्य के ऊपर सहायक संधि भी थोप दी गई। अंत में यह हुआ दोस्तों कि सन 1799 ईस्वी में आंगल मैसूर युद्ध, जो चौथा युद्ध था, उसके परिणाम स्वरूप टीपू सुल्तान को मौत के घाट उतार दिया गया और मैसूर की सत्ता उस राजवंश को पुनः उस हवाले कर दी गई जो हैदर अली से पहले मैसूर में शासन कर रहा था और इस राजवंश का नाम था वोडियार वंश। वोडियार वंश के व्यक्ति को शासन की बागडोर सौंप दी गई और साथ ही मैसूर राज्य पर सहायक संधि थोप दी गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि बंगाल के बाद मैसूर दूसरा ऐसा राज्य था जिसने अंग्रेजों की प्रत्यक्ष युद्ध नीति का सामना किया और अनेक युद्धों के परिणाम स्वरूप मैसूर राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। दोस्तों, इसके बाद मराठों का नंबर था। कहा जाता है कि मराठे भारत में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा प्रतिरोध करने वाले योद्धा थे और मराठों की यह भी इच्छा थी कि वो मुगल वंश को अपदस्थ करके स्वयं एक अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण करना चाहते थे और भारत के ऊपर शासन करना चाहते थे। लेकिन सन 1763-61 ईस्वी में जो पानीपत की तीसरी युद्ध लड़ाई हुई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, उसमें मराठों की बहुत बुरी तरह हार हुई। इसीलिए भारत के ऊपर शासन करने का उनका जो सपना था वो पूरी तरीके से टूट गया। पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई थी दोस्तों। सन 1526 ईस्वी में पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरी लड़ाई सन 1556 में हुई थी हेमू और अकबर के बीच और तीसरी लड़ाई सन 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की जो हार हुई उसके कारण मराठों का भारत के ऊपर शासन करने का सपना हमेशा के लिए टूट गया और युद्ध के बाद मराठे अनेक छोटी छोटी शाखाओं में बंटकर रह गए। इनमें जो मुख्य शाखाएं थी वो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले थी और इन सब की बागडोर जो थी वो अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे के सारे राजवंश मिलकर एक मराठा कॉन्फेडरेसी का निर्माण करते थे, राज्य संघ का निर्माण करते थे और इनका जो प्रधान होता था वो पेशवा होता था, जो राजनीतिक और सैनिक मामलों में मराठा कॉन्फेडरेसी का प्रधान माना जाता था। जो पेशवा था उसका अपना आवास पुणे में हुआ करता था। महाराष्ट्र में पुणे नाम की जो जगह है वहां पर उनका आवास होता था और वहीं से वो अपनी गतिविधियों को संचालित करते थे। दोस्तों, 18वीं शताब्दी के 2 महत्वपूर्ण जो मराठा थे वो महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस थे, जिनको हम प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञों के रूप में जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मराठों और अंग्रेजों के बीच कैसे युद्ध हुआ और कितने युद्ध हुए। दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठे टूट जरूर गए थे, बिखर जरूर गए थे, लेकिन उनका अंतिम खात्मा नहीं हो पाया था और तब भी मराठे इतने ताकतवर थे कि मराठों ने भारत में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किया। एक अखिल भारतीय साम्राज्य के निर्माण की प्रक्रिया में अंग्रेजों के लिए जो सबसे बड़ी बाधा थी वो मराठे थे। मराठे विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित मराठावाड़ क्षेत्र में रहते थे, जिसको हम वर्तमान समय में महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अंग्रेजों और मराठों के बीच 3 युद्ध हुए जिनको आंगल मराठा युद्ध कहा जाता है। जो पहला युद्ध हुआ वो 1782 ईस्वी में हुआ था, लेकिन ये युद्ध किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया और सालबाई की संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया। जो दूसरा युद्ध लड़ा गया था वो 1803 से 5 के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने उड़ीसा, दिल्ली और आगरा को अपने अधीन कर लिया था। दोस्तों, 1803 ईस्वी में जो मुगल बादशाह दिल्ली में रहता था, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने उसे अपने अधीन कर लिया था और पेंशन पर जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया था।
सन 1817 से 1819 के बीच तीसरा युद्ध हुआ और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में मराठा शक्ति को पूरी तरीके से कुचल दिया गया। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ दोस्तों कि इस युद्ध के बाद विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित संपूर्ण क्षेत्र के ऊपर मराठों का वर्चस्व स्थापित हो गया और जो पेशवा था, जो मराठा शक्ति का सबसे बड़ा प्रधान बिंदु माना जाता था, उसको पुणे से विस्थापित कर दिया गया। अब उसको कानपुर के पास बिठूर नामक जगह पर अंग्रेजों की पेंशन पर जीवन जीने के लिए भेज दिया गया। मतलब ये कि जो मराठाओं की ताकत थी वो पूरी तरीके से कुचल दी गई और अब दक्षिण भारत का संपूर्ण साम्राज्य जो था विंध्याचल पर्वतमाला के, वो अंग्रेजों के कदमों में था। दोस्तों एक बार जब अंग्रेजों ने भारत में विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली तो उसके बाद उन्होंने अपने हितों को सबसे ऊपर रखा। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सन 1813 से 1823 के बीच सर्वोच्चता की नीति का प्रतिपादन किया, जिसके अंतर्गत उसका यह मानना था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के हित सबसे ऊपर हैं और यदि किसी शासक के हित ईस्ट इंडिया कंपनी से टकराते हैं तो उस ताकत को कुचल दिया जाएगा। और सर्वोच्चता की नीति के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह हक है कि वो किसी भी भारतीय शासक के राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला सकती है। लेकिन दोस्तों उनकी इस नीति को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया गया। उदाहरण के लिए कर्नाटक में रानी चेन्नम्मा थी जिसने अंग्रेजों की नीति का प्रतिरोध किया। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ युद्ध उठा लिए और लंबे समय तक युद्ध जारी रखा, लेकिन 1824 में उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और 1829 में उनकी जेल में ही मौत हो गई। लेकिन इस मौत के बाद भी अंग्रेजों के खिलाफ ये विरोध का जो मामला था वो रुका नहीं, बल्कि उनके चौकीदार हुआ करते थे रायन्ना जी, उन्होंने अंग्रेजी कंपनी के खिलाफ युद्ध की नीति जारी रखी। परंतु क्योंकि अंग्रेज आधुनिक सेना से लैस थे और पूरी तरीके से स्वतंत्र थे, ताकतवर थे, इसीलिए रायन्ना को भी बहुत जल्दी ही कुचल दिया गया। दोस्तों ये जो सर्वोच्चता की नीति है अपने हितों को सबसे ऊपर रखने की, ये सिर्फ भारतीय राज्यों के प्रति ही नहीं थी, बल्कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी परवान चढ़ाया गया। अब हम देखेंगे आगे कि किस तरह से रूस के विस्तार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजों को सर्वोच्चता की नीति अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों 1830 के दशक में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को लेकर बड़ी चिंतित थी और रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी को यह लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी एशिया में फैलाव या प्रसार करना चाहती है। इसीलिए अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1838 से 42 ईस्वी के बीच अफगानिस्तान के साथ युद्ध किया। अफगानिस्तान के साथ युद्ध के परिणाम स्वरूप यह हुआ कि सन 1843 ईस्वी में सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके कारण जो भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा थी वो अंग्रेजों के लिए थोड़ी सुरक्षित हो गई। लेकिन इस राह में एक रोड़ा था दोस्तों, और वो था पंजाब। पंजाब जो था वो एक ताकतवर राज्य माना जाता था और पंजाब को ताकतवर राज्य बनाने का काम किया था वहां के राजा महाराजा रणजीत सिंह ने। दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह ने कभी भी अंग्रेजों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। पंजाब में जब भी उन्होंने विस्तार करने की नीति के बारे में सोचा तो राजा रणजीत सिंह की ताकत ने उनको कभी भी इतना मौका नहीं दिया कि वो पंजाब में किसी तरीके का हस्तक्षेप कर सके। लेकिन सन 1839 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह की जब मौत हो गई तो 2 युद्धों के परिणाम स्वरूप पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। दोस्तों सन 1845 ईस्वी में प्रथम युद्ध हुआ और 1849 ईस्वी में द्वितीय युद्ध हुआ। प्रथम युद्ध के परिणाम स्वरूप पंजाब के ऊपर सहायक संधि थोप दी गई थी और उसका आधा राज्य करीब अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। लेकिन जब 1849 में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध पंजाब युद्ध हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप पूरे पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। इससे भारत की जो उत्तर पश्चिमी सीमा थी वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गई और भारत में अंग्रेज उत्तर पश्चिमी सीमा से पूरी तरीके से सुरक्षित हो गए। दोस्तों भारत में अंग्रेजी कंपनी के विस्तार का अंतिम चरण सन 1848 से 1856 के बीच देखा गया और इस दौरान जो चरण विस्तार का देखा गया उसके लिए पूरी तरीके से जो जिम्मेदार था वो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के निर्माण के लिए और उसके विस्तार के लिए एक नीति अपनाई जिसे विलय नीति या पॉलिसी ऑफ लैप्स कहा जाता था। इस नीति के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि जिस भारतीय शासक की अपनी प्राकृतिक संतान और संतान में भी बेटा
बेटा नहीं है, उसकी मौत के बाद उसका राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। और यदि किसी शासक की प्राकृतिक संतान नहीं है, वो किसी बच्चे को गोद ले लेता है, तो इसको ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मानेगी। मतलब यह है कि गोद लिया हुआ बच्चा नहीं चलेगा, राजा की अपनी प्राकृतिक संतान होनी चाहिए, और उसकी मौत के बाद यदि उसका कोई अपना वारिस नहीं है, खुद प्राकृतिक अपना बेटा नहीं है, तो उसके बाद उसके जो राज्य है उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। दोस्तों, ये एक बहुत विस्तारवादी नीति थी। इस अध्याय के शुरुआत में, पहली वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि भारत में अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह तक 63% भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि उस 63% का 1/4 हिस्सा, मतलब 25% जो क्षेत्र है, वो लॉर्ड डलहौजी के अधीन लैब्स की नीति के द्वारा अधिकृत किया गया था। लेकिन जो दोस्तों, इस नीति के अंतर्गत सन 1856 ईस्वी में अवध को भी अधिकृत किया गया। लेकिन जब अवध को अधिकृत किया गया तो उसके लिए उन्होंने एक दूसरे बहाने का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि जो अवध है, अवध का जो शासक है वारिस शाह, वो एक अत्याचारी शासक है, और उसके शासन के अंतर्गत जो भारत की जनता है, अवध के नागरिक, वो बहुत ज्यादा परेशान है। इसीलिए यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अवध की जनता को सुखी बनाने के लिए, राजा के, नवाब के जुल्म से मुक्त कराने के लिए अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला ले। लेकिन दोस्तों, ये एक बहाना था जिसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने अवध को अपने अधीन करने के लिए किया था, क्योंकि अवध का तत्कालीन शासक वारिस शाह इतना ज्यादा लोकप्रिय था कि जब उसको गिरफ्तार करके निर्वासित किया गया तो कई दिनों तक अवध के घरों में चूल्हे नहीं जलाए गए थे। लेकिन एक बहाने के तहत अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। लेकिन दोस्तों, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना अंग्रेजों के लिए एक बड़ी भारी भूल साबित हुई, जिसके बारे में हम अभी आगे अध्ययन करेंगे। परंतु एक बहाने के तहत अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि आखिर कौन कौन से राज्य ऐसे थे जिनको लैब्स की नीति के अंतर्गत अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। यदि हम उन राज्यों की तरफ दृष्टिपात करें जिन्हें लैब्स की नीति के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, तो इनमें सबसे पहले सतारा को 1848 ईस्वी में, संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में, झांसी को 1854 में और अवध को 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। लेकिन दोस्तों, भारत में जो अंग्रेजों ने बंगाल प्रेसिडेंसी की सेना के अंतर्गत सेना का निर्माण किया था, उसमें अधिकांश सैनिक अवध से लिए गए थे, अवध और बनारस के क्षेत्र से। इसीलिए जब सन 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया और अवध के सैनिकों को जो बंगाल में कार्य करने के लिए भेजा गया था, उनको जब यह पता चला कि अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया है, तो बंगाल प्रेसिडेंसी की सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह का बिगुल बजा दिया। इसके कारण 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत में एक बहुत बड़ा सैनिक विद्रोह हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेजों ने अपनी सैनिक विस्तार की, क्षेत्रीय विस्तार की नीति को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया, और उसके बाद उन्होंने कोई नया राज्य अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत नहीं मिलाया। लेकिन दोस्तों, तब तक सन 1857 तक अंग्रेज भारत के 63% भूभाग को अपने अधीन कर चुके थे, और इसमें देश की कुल 78% जनसंख्या रहती थी। दोस्तों, इस मैप के माध्यम से हम समझते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार किस प्रकार हुआ। जो पीले वाला क्षेत्र है वो भारत में ब्रिटिश शासन को दर्शाता है। सन 1797 में आप देख सकते हैं कि बंगाल और थोड़े से दक्षिण भारतीय राज्यों में उसका वर्चस्व था। सन 1840 में उसका क्षेत्र बढ़ा, और सन 1857 के विद्रोह तक आते आते दोस्तों आप देख सकते हैं कि भारत के कितने बड़े हिस्से पर, जो पीले रंग के रूप में दिखाया गया है, कितने बड़े क्षेत्र पर अंग्रेज अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके थे। तो दोस्तों, इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत में एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद उन्होंने कोई नया क्षेत्र अपने अधीन नहीं किया, बल्कि अब उनका जो पूरा ध्यान था वो अपना साम्राज्य को संचालन करने के ऊपर था। दोस्तों, जैसे जैसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना क्षेत्रीय विस्तार कर रही थी, साथ ही साथ नए क्षेत्रों के शासन की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा था। भारत में अंग्रेजों ने 3 प्रेसिडेंसीज की स्थापना की थी, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, बंगाल प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। सन 1772 ईस्वी में एक कानून पारित किया गया। इन तीनों ही प्रेसिडेंसीज को 3 अलग अलग गवर्नर के अधीन किया गया था। लेकिन सन 1772 ईस्वी में एक कानून पारित किया गया। इस कानून के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और बम्बई और मद्रास के गवर्नर्स को उसके अधीन कर दिया गया।
और 1772 ईस्वी के एक्ट के अनुसार भारत में एक नई कानून व्यवस्था को स्थापित किया गया। हर क्षेत्र में दो तरीके की अदालतों को स्थापित किया गया। एक तरफ फौजदारी अदालत थी और एक तरफ दीवानी अदालत थी। जो दीवानी अदालत थी वो यूरोपीय कलेक्टर के अधीन हुआ करती थी, जिसमें वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से न्याय व्यवस्था को संचालित करने का काम करते थे। जबकि दूसरी ओर जो फौजदारी अदालतें हुआ करती थी वो काजी और मुफ्तियों के अधीन होती थी, परंतु ये काजी और मुफ्ती भी कलेक्टर के नियंत्रण में ही कार्य करते थे। दोस्तों, भारत में जब अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ था और उन्होंने भारत के क्षेत्र के शासन को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया, तो न्याय व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि भारत में जो अब तक न्याय व्यवस्था रही है वो उसी के आधार पर भारत के ऊपर न्याय व्यवस्था स्थापित करेंगे। और भारत में जो कानून चलते आ रहे थे वो धार्मिक कानून हुआ करते थे, जिसमें पंडित और मुफ्ती और मौलवी न्याय व्यवस्था को संचालित करते थे। तो इसीलिए फौजदारी अदालतों को धर्म गुरुओं के अधीन रखा गया था। परंतु दिक्कत यह थी कि हर धर्म गुरु, चाहे मौलवी हो, मुफ्ती हो या पंडित हो, वो अपने अपने हिसाब से कानूनों की व्याख्या करते थे, जिसकी वजह से कानूनों में कभी भी एक समानता स्थापित नहीं हो पाती थी। इस समस्या का समाधान करने की दिशा में अंग्रेजों ने कदम उठाया। इस समस्या का समाधान करने के लिए अंग्रेजों ने यह कदम उठाया कि उन्होंने 1775 ईस्वी में एक 11 पंडितों की समिति बनाई और उनका जो कार्य था, उनका कार्य यह था कि उनको भारतीय धर्म ग्रंथों के जो कानून है उनको संकलित करना है, उनको कंपाइल करना है। और जब ये सारे के सारे कानून कंपाइल हो गए तो उसके बाद 1778 ईस्वी में N.B. हॉलहेड नाम के एक अंग्रेज के द्वारा इन धार्मिक कानूनों को अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया गया। दोस्तों, इसका फायदा यह हुआ कि भारत में जो ब्रिटिश अधिकारी आते थे ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, जिनका काम होता था भारत के शासन को चलाना, उनके लिए ये मददगार साबित हुआ। और इसके लिए इंग्लैंड में एक कॉलेज भी खोला गया था, हैलीबरी कॉलेज, 1805 ईस्वी में, जहां से ये लोग इन सारे कानूनों का अध्ययन करके आते थे कि भारत के ऊपर भारतीयों के कानून के अनुसार कैसे शासन करना है। इसके अलावा 1873 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा दोस्तों कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की। और इसका जो क्षेत्र था वो वैसे तो कलकत्ता था, परंतु यह एक अपीलीय क्षेत्राधिकार था, मतलब कलकत्ता के बाहर के मुकदमों को भी इसमें सुना जा सकता था, लेकिन इसके लिए दोनों पार्टियों को तैयार होना जरूरी था। तो इस प्रकार दोस्तों अंग्रेजी शासन के अंतर्गत जो नई शासन व्यवस्था लागू की गई, उसमें जिले का शासन चलाने का जिम्मेदार जो था वो जिला कलेक्टर हुआ करता था। यह एक ताकतवर व्यक्ति होता था, पद होता था, जिसके अधीन बहुत सारे सब कलेक्टर और दूसरे अधिकारी होते थे, जिनके माध्यम से वह जिला कलेक्टर जिले का शासन चलाने का काम करता था। तो इस तरीके से जो भारत की पारंपरिक शासन प्रणाली थी वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो गई और अंग्रेजों के अधीन एक नई तरीके की शासन व्यवस्था स्थापित हुई, जिसमें अलग अलग चरण बने हुए थे और अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से के सहयोग से शासन को संचालित किया जाता था। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि भारत में अंग्रेजों ने अपने लिए सर्वोच्चता की नीति को चुना था, जिसके अंतर्गत उन्होंने यह माना था कि भारत में अंग्रेजों के हित सबसे ऊपर है और अपने हितों की रक्षा के लिए वो युद्ध भी कर सकते हैं, किसी भारतीय शासक के राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में भी मिला सकते हैं। इन सारे कार्यों को करने के लिए उनको एक ताकतवर सेना की आवश्यकता थी, इसीलिए भारत में उन्होंने एक ताकतवर सेना की बनाने की दिशा में भी अनेक प्रयोग किए। दोस्तों, अंग्रेजों से पहले भारत में जो मुगल शासन था उसके अंतर्गत सेना जो थी वो इतनी ज्यादा प्रशिक्षित सेना नहीं थी जिस तरह की सेना को अंग्रेजों ने स्थापित किया भारत में, क्योंकि जो भारत में मुगलकालीन सेना थी उसमें पैदल सैनिक अक्सर किसान हुआ करते थे और जो किसान होते थे वो ग्रामीण इलाकों में जमींदारों के अधीन हुआ करते थे। तो अक्सर युद्ध के समय किसान ही सैनिक सेवा प्रदान करने का कार्य करते थे। परंतु इससे अलग जो मुगलकालीन सेना थी उसमें दो तरीके के सैनिक शामिल होते थे, घुड़सवार सैनिक और पैदल सैनिक। पैदल सैनिकों का रुतबा थोड़ा अधिक माना जाता था, दबदबा अधिक माना जाता था। लेकिन इस दिशा में जब अंग्रेजों ने कदम उठाना शुरू किया तो उन्होंने एक प्रशिक्षित सेना को बनाया, एक ट्रेंड आर्मी उन्होंने रिक्रूट की, जिसका कार्य सिर्फ युद्ध लड़ना था। किसी प्रकार का दूसरा कार्य, खेती जैसे कार्यों को करना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। अंग्रेजों ने अपनी जो सेना बनाई दोस्तों उसमें भी दो तरीके के सैनिक हुआ करते थे, पैदल सैनिक और घुड़सवार सैनिक। जो घुड़सवार सैनिक होते थे उनको थोड़ा दबदबा उनका स्थापित होता था और अक्सर उनको पैदल सैनिकों की अपेक्षा ओहदेमंद, ताकतवर और सम्मानित माना जाता था।
पैदल सैनिकों को प्रयोग करने के लिए दोस्तों एक बंदूक दी जाती थी जिसको मस्केट कहा जाता था। ये भारी बंदूक होती थी और बड़ी मुश्किल से मेहनत मशक्कत करने के बाद पैदल सैनिक इसको संभाल पाते थे। जबकि मैचलॉक एक दूसरी तरीके की बंदूक थी जो शुरुआती रूप से इस्तेमाल की जाती थी। ये बंदूकों का शुरुआती रूप था जिसमें जब गोली चलानी होती थी तो बारूद को आग देने के लिए माचिस का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि माचिस से बंदूक में आग लगा गोली में बारूद में आग लगाई जाती थी तब उसको चलाया जाता था, जो कि एक मुश्किल भरा काम था। लेकिन जब मस्केट सिपाहियों को सैनिकों को प्रदान की गई तो इससे सैनिकों को ताकत मिली और अक्सर ये होता था कि ये बंदूकें अंग्रेजी सेना की ताकत का आधार हुआ करती थी। दोस्तों अंग्रेजों ने जो अपनी सेना स्थापित की उसके अंतर्गत वो अपने सिपाहियों को सिपॉय कहा करते थे। ये सिपॉय जो होता था हिंदी शब्द सिपाही का अंग्रेजी संस्करण था, तो उन्होंने जो सेना स्थापित की उसके सदस्यों को सिपॉय कहा जाता था। दोस्तों अंग्रेजों ने साम्राज्य की स्थापना सिर्फ भारत में नहीं की थी, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया में एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की थी कि जहां सूरज कभी नहीं डूबता था। इसीलिए भारत के जिन सैनिकों को सेना में शामिल किया गया था उन्हें सिर्फ हिंदुस्तान में ही युद्ध नहीं लड़ना होता था, बल्कि उनको विश्व के किसी भी हिस्से में युद्ध करने के लिए भेज दिया जाता था। ऐसे में तमाम सैनिकों के बीच समानता स्थापित करना जरूरी था। इस दृष्टि से उन्होंने जाति, धर्म, खान पान को लेकर जो विभिन्न प्रकार की असमानताएं भारतीयों में स्थापित थी उनको दूर करने का प्रयास किया। सबको एक जैसी वर्दी दी गई, सबको एक जैसा खाना दिया गया और एक जैसा उनको संस्कार दिए गए। धीरे धीरे भारत के लोगों को यह लगने लगा कि सेना में शामिल होकर उनके धर्म, जाति और खान पान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, क्योंकि अक्सर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत भारत के लोग कुछ वर्णों के साथ संबंध रखना सही नहीं मानते थे। लेकिन जब सेना में आकर उनके साथ इस तरीके के प्रयोग किए जाने लगे तो इसकी वजह से भारतीय सेना अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से में भर उठी और जब 1857 ईस्वी में बंगाल की सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया तो धीरे धीरे पूरे भारत के जो सैनिक थे वो इस युद्ध में कूद पड़े। तो दोस्तों 1857 का विद्रोह भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक इतना बड़ा युद्ध साबित हुआ कि इसकी चर्चा इंग्लैंड की संसद में भी की गई और इसके बाद अंग्रेजों ने भारत में युद्ध में स्वराज्य विस्तार की नीति को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया। तो दोस्तों ये था कक्षा 8 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत का दूसरा अध्याय व्यापार से साम्राज्य तक। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।